यदि इस फालतू टिप्पणी के चलते गवई साहब या उनके जैसे किसी भी जज को सरकार द्वारा हटाया जाएगा, ये उस जज को सस्पेंड नहीं किया गया, उसकी जाति यानी कि XYZ समुदाय का अपमान है। XYZ समुदाय का नहीं, ये तो समस्त दलित समुदाय का अपमान। तो दलित समुदाय का अपमान तो सीधे बाबा साहेब का अपमान है, और बाबा साहेब का अपमान तो संविधान का अपमान है, और संविधान का अपमान तो इस देश में केवल जज कर सकते हैं एक आम नागरिक के संवैधानिक अधिकार यानी कि उसके फ्रीडम ऑफ रिलीजन की खिल्ली उड़ाकर। तो शक्ति से जुड़ा है जिसका एहसास आप एक समूह को करा देते हैं जब आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहले तो उस समूह को यह यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें 5000 वर्षों तक कोई छूना नहीं चाहता था, और अब हमने तुम्हें इतना शक्तिशाली कर दिया है कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम जो करो, जो कहो, जो मांगो, सब सही। मुसलमान के पैगंबर या अल्लाह को बोल करके दिखा, वो लोग तेरी गर्दन उड़ा देंगे। आपके दरवाजे पे 10 लोग आ गए, 10 गुंडे आ गए, और आपके पिताजी को निकाल के उन्होंने 2 थप्पड़ जड़ दिए। अब मेरा पड़ोसी जो है ना, तुझे पता है कितना खतरनाक है, जा उसके बाप को 2 थप्पड़ मार के दिखा, वो तेरा मुंह तोड़ देगा। अपमान तेरे बाप का हुआ है, बदला तू लेगा या पड़ोसी को जबरन लड़ाई में घसीट के केवल डिबेट जीतनी है। नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। भूषण रामकृष्ण गवई, जी हाँ, ये भारत के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इन महोदय ने हाल ही में एक बेमतलब की, बेतुकी, बिना किसी काम की, शायद बिना कुछ सोचे समझे भी, या शायद सोच समझकर एक टिप्पणी की है। क्यों की है? बिकॉज ही फ्रीकिंग कैन। जैसा कि मैंने बताया, वो CJI हैं, वो न्यायमूर्ति हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और किसी को भी बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने जो बोला है, क्या उसके बोले जाने की आवश्यकता थी इस केस में? साथ ही इस पर्टिकुलर केस में यह टिप्पणी करने के लिए केवल उनका न्यायमूर्ति होना यानी कि CJI होना, क्या यह पर्याप्त था, या वे कुछ और भी हैं जिससे यह मामला और थोड़ा रोचक और थोड़ा चर्चा करने का विषय बन जाता है? तो इस वीडियो में इसी मामले पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह के सोशल पॉलिटिकल वीडियोस में बनाता रहता हूं, और अगर आपको वीडियो में मेरे विचार पसंद आए तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ साझा अवश्य करें। तो सबसे पहले केस समझ लेते हैं आसान भाषा में कि हुआ क्या है। ब्रीफ में बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता जिसका नाम है राकेश दलाल, उन्होंने अपने वकील संजय नूली की सहायता से एक याचिका डाली जिसमें उन्होंने खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में खजुराहो है, वहां के जवरी मंदिर में उन्होंने अपने आराध्य विष्णु जी, उनकी 7 फीट ऊंची प्रतिमा को पुनः स्थापित करने यानी कि रिस्टोर करने की आज्ञा मांगी सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से। राकेश दलाल की पिटीशन में तर्क ये था कि भाई मुगल काल के समय उस प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था, और तब से लेके अब तक उसकी ना कोई मरम्मत हुई है, ना कुछ हुआ है, वो वैसी की वैसी है। जबकि सरकार से उसके रिस्टोरेशन को लेकर के लगातार अनुरोध किया गया है। जब कुछ नहीं हुआ, इसलिए वे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। याचिकाकर्ता राकेश दलाल के बारे में अगर थोड़ा बहुत हम जान ले, कई बार क्योंकि ऐसे केसेस में होता है ना कि लोग आ जाते हैं कि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये है, वो है, उसके अपने उसमें प्रेजुडिस हैं, अपनी विचारधारा है, उसके लिए थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। वो राष्ट्रीय वीर किसान मजदूर संघ दिल्ली के प्रमुख हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, और वो कई इस तरह की ऐतिहासिक और धार्मिक, मतलब धर्म से जुड़े स्थानों को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहते हैं। खजुराहो का ये जो मंदिर है या उसके जैसे कई मंदिर हैं, वहां पे खंडित मूर्तियों को लेकर भी उन्होंने कई कार्य किए हैं। ये उस आदमी की थोड़ी बहुत जो भी पहचान मैं अपने लेवल पे निकाल पाया, मैंने आपको बता दी। तो इस याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये बहुत सरल सी याचिका रखी, जिसका बहुत सरल सा जवाब, यानी कि इतना सरल सा जवाब हमारे न्यायमूर्ति दे सकते थे कि एक सेंटेंस की, एक वाक्य की भी जरूरत ना पड़ती, एक शब्द में खत्म हो सकता था, यानी कि हां या ना, कि हम मूर्ति स्थापित करने की अनुमति देते हैं या नहीं देते। पर यहां जो हुआ है वो चौंकाने वाला, विचलित करने वाला, और एक बड़े धड़े को आहत करने वाला भी हो सकता है, और है भी, क्योंकि लोग आहत हुए हैं। असल में जिस जगह के लिए याचिका डाली गई है वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, और इसे लेकर के ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो ही अनुमति दे सकते हैं। यह बात न्यायमूर्ति ने भी बता दी, यानी कि हमारे जज जो थे गवई जी, चीफ जस्टिस, उन्होंने भी यह बात कह दी। लेकिन इसके साथ ही और इस पिटीशन को रिजेक्ट करने के साथ ही उन्होंने न जाने क्यों, शायद राकेश दलाल जी को, उनके माध्यम से जो लोग विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं उन सभी को, या फिर अपने आप को सनातनी कहने वाले सभी को, उन सभी को एक संदेश देने की ठानी। गवई जी कहते हैं, एंड आई कोट, क्योंकि भैया न्यायमूर्ति हैं, CJI है, एक भी शब्द मैं इधर उधर नहीं कर सकता, सो आई कोट,
कि गो एंड आस्क द डेटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ। You say you are a staunch devotee of Lord Vishnu, so go and pray now। सरल हिंदी में समझाऊं तो जाओ और जाकर अपने देवता से कहो कि अब वे ही कुछ करें। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हो, तो जाओ और जाकर प्रार्थना करो। आगे कुछ बोलने से पहले, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले, मैं छोटा सा विचार, नॉन पॉलिटिकल ही है तो नॉर्मल लॉजिक के बेसिस पे बताना चाहूंगा कि मेरे विचार में पूरा केस शुरुआत की आधी स्टेटमेंट में ही खत्म हो चुका था, जब जज साहब ने एएसआई वाली बात बताई कि भाई मूर्ति स्थापित करने के लिए आपको एएसआई के पास जाना चाहिए, और मना कर दिया। सिर्फ वही लाइन लिखकर केस क्लोज किया जा सकता था। और मैं इस पे आपके भी विचार जानने चाहूंगा, तो कृपया करके आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि क्या इसके आगे जो ये टिप्पणी की गई, इसकी कोई आवश्यकता थी, कोई नीड थी या नहीं। अब आते हैं भाई विषय पे, इस विचार पे जो विचार रखा है न्यायमूर्ति जी ने। मैं खुद को राइट विंगर मानता हूं, पॉलिटिकल राइट विंगर आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन मैं वो झटाल बटा 3 का लॉजिक आपको नहीं दूंगा जो ऐसे मामलों में 90% स्वघोषित राइट विंगर दे देते हैं कि मुसलमान के पैगंबर या अल्लाह को बोल करके दिखा, वो लोग तेरी गर्दन उड़ा देंगे। क्यों भाई? मतलब इस पूरे मैटर के बीच में मैं एक दूसरे समुदाय को क्यों लाऊं? सोच करके देखिए लॉजिकली। बात एक नॉन मुस्लिम ने की, हिंदू आराध्य के बारे में की, इस सब के बीच में मुसलमान क्यों और कैसे आया, कोई मुझे लॉजिकली समझा दे। इस केस में या ऐसे किसी भी केस में किसी और समुदाय को, किसी समूह को बीच में घसीटना वैसा ही है जैसे समझ लीजिए कि आपके दरवाजे पे 10 लोग आ गए, 10 गुंडे आ गए और आपके पिताजी को निकाल के उन्होंने 2 थप्पड़ जड़ दिए। अब ऐसे केस में आप उनसे ये कहोगे कि मेरा पड़ोसी जो है ना, तुझे पता है कितना खतरनाक है, जा उसके बाप को 2 थप्पड़ मार के दिखा, वो तेरा मुंह तोड़ देगा। अरे भाई, अपमान तेरे बाप का हुआ है, बदला तू लेगा या पड़ोसी को जबरन लड़ाई में घसीट के केवल डिबेट जीतनी है? क्यों? ये हमारी लड़ाई है, हम अपने स्तर पे लड़ेंगे, अपने तर्कों के साथ लड़ेंगे, बिना किसी और को बीच में लाए लड़ेंगे, सिंपल। अब आते हैं कि भावना आहत वाले मुद्दे पे कि ये जो टिप्पणी हुई इससे लोगों की भावना आहत हुई या नहीं। मैं निजी तौर पे बता देता हूं अपना बहुत ऑनेस्टली कि भाई मेरी भावना आहत हुई या नहीं। जैसे कि आप मुझे भी बोल सकते हैं कि भाई वैसे तो तू नॉर्मली कहता रहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब सबको हक है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने किसी को गाली तो नहीं दी, किसी देवता को, किसी डेटी को उन्होंने गाली नहीं दी, बिल्कुल सही बात है, एग्री करता हूं। और आप मुझसे पूछें कि तेरी भावना आहत हुई, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, नहीं मेरी भावना आहत नहीं हुई। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कुछ लोगों की भावना आहत हुई होगी। लेकिन इस पूरे में भावना आहत होना या ना होना भी पॉइंट नहीं था। पॉइंट वो था जो मैंने वीडियो के इंट्रो में आपसे कहा कि क्या भूषण रामकृष्ण गवई का केवल सीजेआई होना, चीफ जस्टिस होना, उन्हें यह बकवास टिप्पणी करने का कॉन्फिडेंस दे देता है या बात कुछ और है? मुझे नहीं पता था जब मैं इस केस के बारे में सुना, या जब वो सीजेआई बने भी थे, मुझे नहीं पता था कि गवई किस जाति के होते हैं। क्योंकि आसान भाषा में बताऊं तो भाई मुझे अपने जीवन के लंबे समय तक ये तक नहीं पता था कि मैं जिस समुदाय से आता हूं त्यागी, वो किस जाति के होते हैं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। अब इसको मेरा प्रिविलेज कहा जा सकता है कि तू ये है तू वो है। अब मैं सीना चीर करके अपना दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं सिंपली बता सकता हूं कि मुझे ना अपनी जाति से फर्क पड़ता है ना सामने वाले की। लेकिन जब ये केस हुआ और मैंने इसके विषय में पढ़ना शुरू किया कि भाई कौन है क्या है, ट्विटर पे लोग बहुत तरीके की चीजें लिख रहे थे, तो पता चला कि सीजेआई साहब दलित समुदाय से आते हैं और वो हार्डकोर अंबेडकराइट बुद्धिस्ट हैं। साथ ही एक और चीज पता चली उनके बारे में जो खुद ही उन्होंने अपने भाषण में कही थी कि उन्होंने झुग्गियों से कोर्ट तक का सफर तय किया है। ठीक है, थोड़ा और मैं इसमें डीप गया तो पता चला कि वे आरएस गवई जी के पुत्र हैं। अब आरएस गवई कौन थे? आरएस गवई जो 1964 में महाराष्ट्र के एमएलसी बन गए थे 1964 में, और फिर 64 से 94 तक वे रहे। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन बन गए 1968 से 78 तक। उसके बाद फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा सदस्य बने, फिर बिहार के, उसके बाद सिक्किम के, उसके बाद केरल के गवर्नर भी रहे। लेकिन शुरुआत जो उनके राजनीतिक करियर की हुई थी वो 1964 यानी कि 1964 में हुई थी। और छोटे गवई जी हमारे जो भी करंटली सीजेआई हैं, उनका जन्म 1960 में हुआ। तो संभवतः वे वो 4 वर्ष जो रह गए थे ना, उसमें झुग्गियों वाला टाइम अपना याद कर रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। गवई जी के लिए शायद भीमराव रामजी अंबेडकर, जिस व्यक्ति के अपने नाम में ही राम आता है, वो व्यक्ति शायद उनके लिए राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, किसी राष्ट्र, किसी समाज, किसी धर्म सबसे ऊपर हैं। जैसे कि इस देश में बड़े धड़े के लिए हैं क्योंकि उन्होंने संविधान दिया देश को। हालांकि उसमें कई और लोग थे जिनका योगदान था संविधान देने में, पर कोई बात नहीं, उस डिबेट में तो आज कोई नहीं जाता।
और संविधान जो चीज है वो सबसे ऊपर है, किसी भी समाज से, धर्म से, देश से, किसी से भी। क्योंकि 1950 से पहले जो है, या अंग्रेजों से पहले या मुगलों से पहले, ये देश चल थोड़ी रहा था। 1950 के बाद ही संविधान जब लागू हुआ तभी सब सिविलाइजेशन शुरू हुई, धरती में से अनाज निकलना शुरू हुआ, इंसान भी, फिर पॉपुलेशन वही बड़ी होगी। अब आप इसमें मुझे कहेंगे कि तू यार कहाँ, मतलब इसमें भीमराव अंबेडकर, संविधान कहाँ तू ले जा रहा है, टॉपिक डाइवर्ट कर रहा है। नहीं, टॉपिक यही है, ये शक्ति, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये वहीं से आता है कि जब आपको पता है कि आप एक वर्ग विशेष से आते हैं और उस वर्ग विशेष से आने के कारण आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी बोलो, किसी को मॉक करो, गाली दो। जी हां, लिटरली सड़क पर चप्पल मारी गई है इसी देश में बजरंगबली की फोटो पर, रामचरितमानस फाड़ी गई है, जलाई गई है इसी देश की सड़कों पर। किसी चीज में बिलीव करना या ना करना एक बात होती है, लेकिन उस चीज को नीचा दिखाना, गाली देना, यह दूसरी बात होती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता देता हूं, मैं उतना स्पिरिचुअल नहीं हूं, मैं मतलब स्पेशली मंदिर नहीं जाता, मतलब कोई अगर साथ में लेकर के जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है मैं स्पेशल ओकेजन पे या अपने मन से कभी मंदिर जाऊं, ठीक है। मैं पूजा अर्चना उतनी नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी धार्मिक कार्य को या किसी धर्म ग्रंथ को या किसी डेटी को मॉक करूं। दोनों बातों में अंतर है। And if I am living in a democracy like India, I have to be tolerant towards everyone. उदाहरण के रूप में इस्लाम, ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं उनकी पुस्तक में जो मेरी एग्जिस्टेंस तक को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। सीधी सी बात है, मैं काफिर कहलाऊंगा, मैं इनफिडेल या जो भी कहलाऊंगा, मेरा मार देना लिखा है। पर यदि मैं एक जज हूं और कोई मुसलमान मेरी कोर्ट में आता है तो मुझे न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ ही जजमेंट देना होगा। और यही चीज मुझे सामान्य लोगों से उठा करके जज बनाती है। कोई तो अंतर है ना दोनों में, मैं प्रेजुडिस दिमाग में नहीं रख सकता। और यहां भी वही था, आप ना कह देते। जिन बाबा साहेब का आप स्वयं को फैन कहते हो सर, जिस संविधान का आप स्वयं को फैन बताते हो, उसी संविधान का आर्टिकल 25, 26 उस बंदे को स्वतंत्रता देता है अपने फेथ को फॉलो करने की। पर उसी संविधान का कोई भी आर्टिकल आपको एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके फेथ को मॉक करने की स्वतंत्रता नहीं देता जज साहब। पर घूम फिर के बात फिर वहीं आ जाती है, वही सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। कहां से आता है? उदाहरण देता हूं, उसका बताता हूं कहां से आता है। स्किन डॉक्टर नामक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने इस विषय में लिखा कि एक यूजर ने उनसे एक प्रश्न किया सिंपल सा कि क्या जजेस को सस्पेंड किया जा सकता है, जिसके उत्तर में उन्होंने लिखा सीधा सीधा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें केवल इंपीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है। लेकिन गवाई साहब के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप सोच लीजिए। भाई ने लिखा, नहीं मैं कंप्लीट कर देता हूं। मित्रों, हमारे देश में ना एक घटिया तुच्छ नीच चीज चलती है जिसका नाम है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और उस पर लगता है अपीजमेंट यानी कि तुष्टीकरण का तड़का। वो जो होता है ना देसी घी में एकदम लाल मिर्च कश्मीरी वाली एकदम रंगत आती है लाल, हर चीज को आइडेंटिटी से जोड़ा जाता है। यदि इस फालतू टिप्पणी के चलते गवाई साहब या उनके जैसे किसी भी जज को सरकार द्वारा हटाया जाएगा तो उस जज या उसकी दो कौड़ी की टिप्पणी को आधार बना के इस चीज को नहीं देखा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा कि ये उस जज को सस्पेंड नहीं किया गया, ये तो उसका समुदाय या फिर उसकी जाति यानी कि XYZ समुदाय का अपमान है। और ये XYZ समुदाय का नहीं, ये तो समस्त दलित समुदाय का अपमान है। समस्त दलित समुदाय का अपमान तो सीधे बाबा साहेब का अपमान है, और बाबा साहेब का अपमान तो संविधान का अपमान है, और संविधान का अपमान तो इस देश में केवल जज कर सकते हैं एक आम नागरिक के संवैधानिक अधिकार यानी कि उसके फ्रीडम ऑफ रिलीजन की खिल्ली उड़ाकर। 100 बात की एक बात यह है कि पिछले 70 वर्षों से जो चल रहा है वही वर्तमान सरकार भी आगे बढ़ा रही है। फिर चाहे जाति का आरक्षण हो या फिर SC/ST एक्ट जैसे तुगलकी कानून, जिसमें बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह या जांच के एक सवर्ण व्यक्ति को उठा लिया जाता है, और यदि उस कानून के संशोधन की बात करो तो आधी दिल्ली फूंक दी जाती है। ये जो सब A to Z 1 to 100 क च ट त प वर्ग, ये मॉक कर देना, खिल्ली उड़ा देना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उसी तुष्टीकरण, उसी सबसे जुड़ा है। वो उस शक्ति से जुड़ा है जिसका एहसास आप एक समूह को करा देते हैं जब आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहले तो उस समूह को यह यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें 5000 वर्षों तक कोई छूना नहीं चाहता था, और अब हमने तुम्हें इतना शक्तिशाली कर दिया है कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम जो करो, जो कहो, जो मांगो, सब सही। न्यायमूर्ति गवई जी ना तो पहले हैं और ना ही अंतिम होंगे, और ना वे कोई एक्सक्लूसिव है।
वे बस सड़कों पर बजरंगबली की फोटो पर चप्पल मारते और रामचरितमानस जलाते कुछ स्वघोषित शोषित वंचितों का एलीट या यूं कह दे फैंसी रूप है। कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम रील में राम को, कृष्ण को, विष्णु को सीधी सड़क छाप गाली दे देता है, आप उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। दूसरा स्वघोषित बुद्धिजीवी बन के शिक्षा नाम की शेरनी के दूध पीने का दावा ठोकते हुए ट्विटर पर उसी गाली को अच्छे शब्दों में लंबी सी पोस्ट बना के ड्राफ्ट कर देता है, आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते। और इन सब के बाद अल्ट्रा प्रो मैक्स 1 TB मेमोरी वाला वर्जन आता है इनका, और इस घृणा को चाशनी में लपेटते हुए एक आम नागरिक की आस्था पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है कि जा अब अपने देवता से जाकर मांग, बहुत बड़ा विष्णु का भक्त है ना, जा जाके प्रार्थना कर। और जब आप पहले 2 का कुछ नहीं उखाड़ पाए तो इस अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन का आप क्या ही उखाड़ लोगे भाई। जैसा कि मैंने कहा 70 वर्षों से यही चल रहा था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन आप बस एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे।